मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, संस्कार साइंस एकेडमी में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हम लोगों ने लैंगिक एग्जाम कंप्लीट कर लिया था। आज का जो अपना पॉइंट है पादप और जंतु दोनों में, उसका नाम है भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस। आपसे ये पूछा जाए कि भ्रूणोद्भवन क्या होता है या एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो जैसा कि हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक क्रिया होती है जिसका नाम होता है निषेचन। इस निषेचन क्रिया में नर व मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। नर और मादा युग्मक का संलयन होता है और संलयन के फलस्वरूप यानी निषेचन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है वो एक द्विगुणित संरचना बनती है जो कि एक कोशिकीय वह कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इस संरचना को हम नाम देते हैं जाइगोट या युग्मनज। अब ये जो युग्मनज है, पादपों में भी जाइगोट का निर्माण होता है और जंतुओं में भी जाइगोट का निर्माण होता है, इन दोनों में सेम कंडीशन है। अब जब ये युग्मनज बनता है तो ये एक कोशिकीय होता है। ये युग्मनज बनने के बाद क्या करता है? विदलन क्रिया करता है। अब आपसे पूछे विदलन क्या है, तो देखिए विदलन समसूत्री विभाजन के समान है लेकिन समसूत्री विभाजन नहीं है। आप मेरी बात पर ध्यान देंगे, विदलन समसूत्री विभाजन के समान है लेकिन समसूत्री विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है इसका मैं बताता हूँ। युग्मनज एक बड़ी कोशिका है। विदलन में क्या होगा? ये कोशिका, बड़ी कोशिका छोटी कोशिकाओं में विभक्त होगी, छोटी कोशिका से और छोटी कोशिका बनेंगी, उनसे और छोटी कोशिकाएं बनेंगी। हर बार एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन रही हैं? 2 कोशिकाएं बन रही हैं। बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्र किसके समान है? मात्र कोशिका के समान है। जितनी इसमें है उतनी इनमें, उतनी इनमें। ओके, तो ऐसी कंडीशन में समसूत्री विभाजन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन में ये होता है कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। बनने वाली कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ आप गौर करिए कि बनने वाली कोशिकाएं धीरे 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 आकार में छोटी होती जा रही हैं, जबकि समसूत्री विभाजन में क्या होता है? मान लीजिए जीव है, इसे विभाजन किया, पहले 2 छोटी कोशिकाएं बनाई। अब ये दोनों कोशिका आकार में क्या होंगी? वृद्धि करेंगी, वापस बड़ी होंगी, पैतृक कोशिका के समान होंगी। फिर ये क्या करेंगी? दोबारा समसूत्री विभाजन करके फिर छोटी कोशिकाएं बनाएंगी। बात समझ में आ रहा है? तो फर्क क्या है? विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं लगातार आकार में छोटी होती आती हैं और तब तक विदलन क्रिया चलती है जब तक कि सबसे जो छोटी कोशिका बनी है वो कोशिका हमारे शरीर की सामान्य कोशिका के बराबर नहीं हो जाए। जब वो कोशिका सामान्य कोशिका बन जाती है उसके बाद उसमें चालू होता है समसूत्री विभाजन। बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछे विदलन में और समसूत्री विभाजन में फ़र्क क्या है? विदलन में बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं आकार में छोटी होती चली जाती हैं। कब तक? जब तक उस लास्ट कोशिका की साइज हमारी शरीर की सामान्य कोशिका के बराबर ना हो जाए। जबकि समसूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी हैं। अब वो कोशिकाएं जो पुत्री कोशिकाएं जो बनी हैं, जैसे डॉटर कोशिकाएं ये बनी हैं, ये अपने आकार में क्या होंगी? बड़ी होंगी। और बड़ी होकर फिर क्या करेंगी? समसूत्री विभाजन के फिर छोटी कोशिकाएं बनेंगी, फिर ये बड़ी होंगी, फिर ये विभाजन करेंगी। सो इसमें विदलन होता है और विदलन के फलस्वरूप मैंने बोला विदलन किसके समान है? समसूत्री विभाजन के समान है। तो विदलन के फलस्वरूप बहुत सारी क्या बनती है? कोशिकाएं बनती हैं। 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, इस तरह से अनेक कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन बनने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं? सब बनने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जो कोशिकाएं वो सारी समान नहीं है। लंग्स की कोशिका अलग है, किडनी की कोशिका अलग है, लीवर की कोशिका अलग काम करती हैं, अलग तरह की हैं, तो स्किन की सेल्स हमारी अलग तरह की हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभी ये कोशिकाएं कैसी है? समान है। तो विदलन के बाद इनमें क्या होता है? एक क्रिया होती है विभेदन, और विभेदन के पश्चात ये कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भाई भ्रूणोद्भवन है क्या? व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? तो आप बोलेंगे कि एक कोशिकीय और द्विगुणित युग्मनज से किसके पश्चात?
विभाजन, ये विदलन को विभाजन मान लिया हमने। विभाजन और विभेदन के पश्चात क्या बनना? भ्रूण बनना, जो कि कैसा है? बहुकोशिकीय है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भवन। तो भ्रूणोद्भवन की बेस्ट डेफिनेशन, एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज में विभाजन और विभेदन के पश्चात बहुकोशिकीय भ्रूण का क्या होना? निर्माण होना भ्रूणोद्भवन कहलाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, भ्रूण बन गया, मैंने पहले भी आपको बताया। इसके बाद अपन बात करें कि पादपों में क्या बनता है? बीज बनता है। अब से पूछे बीज किससे बनता है, तो बीज किससे बनता है? मैंने पहले ही बताया, ये बीजांड से बनता है। होता क्या है, ये अपने पास मादा जननांग है। इस मादा जननांग में ये जो भाग है इसका नाम है अंडाशय, और इस अंडाशय में पाया जाता है बीजांड। और इसी बीजांड से, ये जो बीजांड है, ओव्यूल है, इसी बीजांड से आगे चलकर किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। ओके, तो बीजांड से निषेचन के पश्चात क्या बन जाता है? बीज बन जाता है। और जो भ्रूण होता है, जो भ्रूण है वो किस में उपस्थित होता है? भ्रूण इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है, यानी इसी बीज में क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है। अब बात करें कि भाई फल कैसे बनता है। देखिए, पहले मैंने बताया भ्रूण, फिर बताया बीज, अब बता रहा हूँ फल। फल कैसे बनता है? तो निषेचन के पश्चात ये जो भाग है जिसे हमने बोला अंडाशय, इस अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। हम बोल सकते हैं फल भित्ति बनती है। तो अंडाशय से क्या बनती है? फल की फल भित्ति, ऊपर की जो लेयरिंग होती है, जैसे आपने आम में देखा हो, जो छिलका होता है, फ्लैशी भाग जो येलो रंग का होता है जिसे हम खाते हैं, वो होता है। उसके नीचे एक कठोर भाग और होता है, उसके अंदर बीज होता है। तो एक्चुअली बीजांड से क्या बन गया? बीज। और बीज किससे घिरा हुआ है? फल भित्ति से। और ये दोनों मिलकर, बीज और फल भित्ति मिलकर क्या बनाते हैं? फल का निर्माण करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपसे पूछे कि फल जो है वो किससे बना हुआ है, तो फल ऑब्वियसली परिपक्व अंडाशय है। लेकिन आपसे पूछे फल के अंदर कितने भाग होते हैं, तो आपका आंसर होगा फल के अंदर 2 भाग होते हैं, बीज और फल भित्ति। और इन दोनों में फल भित्ति के भी 3 परतें होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ये 3 फल भित्ति हो गई। अभी किसी फल में मध्य फल भित्ति खाई जाती है, किसी में आंतरिक फल भित्ति खाई जाती है, किसी में बीज खाया जाता है, और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें संपूर्ण फल यानी पूरा अंडाशय खाया जाता है। ये बात रही पादपों की। अब बात करें जंतुओं की। तो वास्तव में जो हमारे पास एनिमल्स हैं, जो हमारे जंतु हैं, उन जंतुओं को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं अंडप्रजक, जिसे हम बोलते हैं अंडज भी बोल सकते हैं। और अंडप्रजक जंतु क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ओके, और ज़्यादातर ये अंडे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? निषेचित होते हैं। अधिकांश में निषेचित होते हैं, कुछ में निषेचन बाहर जल में भी होता है, लेकिन अंडप्रजक जंतु अंडे देते हैं। दूसरे हैं अंड शिशुप्रजक। ये जंतु क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? ये अंडे नहीं देते। ये क्या करते हैं? कम विकसित शिशु को जन्म देते हैं। और जो कम विकसित शिशु होते हैं उनका विकास जन्म के पश्चात किसमें होता है? उनके उदर भाग में पाई जाने वाली शिशुधानी में होता है। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है कंगारू, या इसे बोलते हैं मार्सुपियन। बात समझ में आ गई? कंगारू है, मार्सुपियन, ये होते हैं अंड शिशु प्रजक। एक और चीज, जो जीव अंडे देते हैं, जिनको मैंने बोला अंडप्रजक या अंडस, उनके अंडों पर क्या पाया जाता है? एक कठोर कवच पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आपने अगर मुर्गी के अंडे देखे हों, उनके ऊपर एक वाइट लेयर होती है, वो किससे बनी होती है जी? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ताकि जो अंदर भ्रूण जो विकास कर रहा है उसके अंडे के अंदर, उसका विकास प्रॉपर्ली हो सके।
तीसरे जंतु जो हैं वो कौन से हैं? वो हैं शिशु प्रजक। और शिशु प्रजक जंतु क्या करते हैं? विकसित शिशु को जन्म देते हैं। और इसमें अधिकांश कौन हो गए? अधिकांश स्तनधारी हो गए। देखिए कुछ स्तनधारी ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे बतख चौचा है, डकबिल प्लैटिपस, ये ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। लेकिन अपनी बात करें, हम विकसित शिशु जन्म देने वाले हैं और वास्तव में हम लोग किस में शामिल हैं? हम यूथेरियन में हैं। ऐसे स्तनधारी जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जिसमें हम लोग शामिल हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब शामिल हैं, वो यूथेरियन है और ये विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अब हमारे अंदर क्या होता है बेटा? हम शिशु प्रजक हैं, विविपारस हैं, तो हमारे अंदर भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूट्रस में होता है, गर्भाशय में होता है। अब गर्भाशय में, माँ के गर्भाशय में होता है, तो उसकी प्रॉपरली क्या होती है? कैरिंग होती है, प्रॉपरली देखभाल होती है, गर्भावस्था में भी, प्रसव के समय भी और प्रसव के पश्चात भी। ऐसी कंडीशन में जो शिशु प्रजक जंतु होते हैं, उनके संतति के जिंदा रहने के अवसर हमेशा बढ़े जाते हैं। तो आपसे कोई ये पूछे कि जो शिशु प्रजक जंतु है उनमें जीवित रहने के अवसर बढ़ क्यों जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, वो इसलिए बढ़ जाते हैं कि हम उनकी प्रॉपरली देखभाल करते हैं, भ्रूण की प्रॉपरली हम लोग संरक्षण करते हैं। इसलिए विकसित यूथेरियन में क्या होगा? शिशुओं के जीवित रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट हो गया टोटल एम्ब्रियोजेनेसिस पादप और जंतुओं में। कल हम स्टार्ट करेंगे जंतुओं में अलैंगिक जनन और जंतुओं में लैंगिक जनन। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।